हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु सुनील में। आज के सेशन में कंप्यूटर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 करेंगे। इस सीरीज़ का जो पार्ट 5 तक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी मैंने एक आपको प्ले लिस्ट बना के दे दी है। ठीक है, यूट्यूब पे यह आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट है पूरी, 5 पार्ट दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं वहाँ पे, ताकि और भी जो कैंडिडेट है वो जुड़ सके इस सेशन से। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सब्जेक्ट दिया हुआ है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, चाहे राजस्थान पटवार की कर रहे हो, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर टीचर की, चाहे केवीएस एनवीएस या DSSB की, या फिर यूपीसीएल, या फिर यूपी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, MP स्टेट का हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए सेशन से, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो कैंडिडेट हैं वो जुड़ सके। जल्दी से शेयर कर दिया होगा आपने। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्या कह रहा है? ए बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए और एन। एक बार कोड रीडर किसका उदाहरण है, आपको बताना है। एग्जाम्पल किसका है? बार कोड रीडर के बारे में पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर प्रिंटर, किसके बारे में पूछ रहा है? बार कोड रीडर के बारे में। तो क्या होता है एक बार कोड रीडर? क्या होता है आपका? एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जो कि बार कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस होता है। बार कोड क्या होता है? जैसे आप कभी भी मॉल में गए होंगे तो जैसे कि नेस्ले हैंडलूम में वहाँ गए आप, तो वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, तो उस पर क्या लगा होता है? एक बार कोड लगा होता है, जिसे बार कोड रीडर की सहायता से वो रीड करता है अकाउंटेंट। ठीक है, और उसमें जो पूरी डिटेल होती है, जैसे प्रोडक्ट की का सीरियल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट की MRP, वो पूरी डिटेल है वो उसमें कंप्यूटर सिस्टम में रीड हो जाती है। फिर वो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? उसका बिल जनरेट करके आपको दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से बार कोड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनसोलिसिटेड ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज। अवांछित ईमेल किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। यूजनेट, स्पैम, टेम्परेरी मेल या फिर ड्राफ्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आंसर टाइप कीजिएगा कमेंट में। जितने अभी आप देख रहे हो उतने जितने स्टूडेंट हैं सबको आपको लाइव कमेंट करते जाना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, पूरा पढ़ के, रीड करके, सुन के आराम से आंसर लाइव कमेंट में कमेंट करते जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम आपके ईमेल में एक फोल्डर बना होता है स्पैम नाम का, जिसमें अवांछित ईमेल जो आप बिना मतलब आपका कोई काम की नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते हो उस ईमेल्स को देखना। ठीक है, फालतू की ईमेल होती है, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, इस तरह के ईमेल्स हो गए। ठीक है, वो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट जैसे आप कोई ईमेल भेजने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्सन को, सेंडर को। ठीक है, आप पूरी ईमेल बना दी, टाइप कर दी, अटैचमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया। ठीक है, वो ईमेल आप भेजने के लिए रेडी है, लेकिन भेजी नहीं गई है किसी प्रॉब्लम की वजह से। या तो आपका नेटवर्क कमज़ोर है, नेटवर्क इश्यू आ गया, या फिर आप वहाँ से एग्जिट हो गए, बाहर आ गए एप्लीकेशन से। तो क्या होगा? आपकी वो मेल ड्राफ्ट में चली जाएगी, भेजने के लिए तैयार है लेकिन भेजी नहीं गई है। अगर वो ईमेल आपने भेज दी तो वह कहाँ कहाँ पे चली जाएगी? सेंड बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। किसके द्वारा बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं? ये आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर या फिर थर्मल प्रिंटर, इनमें से आपको बताना है बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स कौन प्रिंट करता है, कौन उत्पादित करता है, कौन प्रोड्यूस करता है।
जितने भी आप देख रहे हैं कैंडिडेट, लास्ट तक एंड तक जरूर देखना है सेशन को। आगे बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेशन को पूरा देखना है बिना किसी सीख किए। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक दो क्वेश्चन देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, पूरा देखना है, सेशन को तक देखना है आराम से, और कोशिश करना आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देने की कोशिश करना है। अगर नहीं भी आ रहे हो तो आप पेन और नोटबुक अपने पास में रखिएगा, नोट करते जाइए। जितना भी आपको क्वेश्चन मैं आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँ वो पूरा डिटेल लिखते जाइए आप, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, आगे आपका गलत नहीं हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रिंटर का ही टाइप है, जो कि प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस का। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर का एक टाइप है, ठीक है। जो क्या करता है? सबसे बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स है ये प्रोड्यूस करता है प्लॉटर। इसको यूज़ में कौन लेते हैं? डिज़ाइनर या फिर कोई बिल्डिंग्स का मैप वगैरह बनाते हैं, वो पर्सनस इसका यूज़ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रिंटर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे ज़्यादा आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के ही क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रिंटर। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। और सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है, इसी ऑप्शन के आधार पर आप बताइए, इन्हीं ऑप्शन में से आप बताइए इनमें से कौन सा प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, आपको बताना है। जल्दी से आंसर टाइप कीजिएगा, इन्हीं ऑप्शनों में से कौन सा एक प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो कौन सा होगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपका नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेजर, प्लॉटर और थर्मल, ठीक है। अब थर्मल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। थर्मल प्रिंटर को इंकलेस प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थर्मल के बारे में ध्यान रखना, इंकलेस प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। थर्मल प्रिंटर यूज़ कहाँ होते हैं? एटीएम मशीन्स में, ठीक है। और जो आप पासबुक प्रिंट करते हो बैंक में, उसमें, और जो रोडवेज वगैरह में जो टिकट आपको देते हैं टीसी, ठीक है, तो उसके पास जो मशीन होती है छोटी, उसमें जो प्रिंटर लगा होता है छोटा सा, वो थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। यह ध्यान रखना। और सबसे हाई स्पीड का बोले सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर आपका सबसे फास्ट प्रिंटर है, सबसे तेज गति का प्रिंटर है। और अगर क्वालिटी का पूछे तो फिर आपका आंसर होगा प्लॉटर। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको बताती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो इंट्रोड्यूस द पंच कार्ड। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पंच कार्ड का इन्वेंट किसने किया, आविष्कार किसने किया, किसने खोजा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, हार्मन होलरिथ, पास्कल और डगलस। इन चारों में से आपको बताना है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। तो पंच कार्ड का आविष्कार जिसने किया वो व्यक्ति थे अपने हार्मन होलरिथ। जिसने भी आंसर बी टाइप किया उन सबका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हार्मन होलरिथ ने एक पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अब सर पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड ऐसा एक कार्ड था, ठीक है, जो इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम्स को इनपुट देने और वापस उससे आउटपुट लेने के लिए यूज होता था, ठीक है। इसलिए पंच उसको पंच किया जाता था और वापस आउटपुट लिया जाता उसी के माध्यम से, ठीक है। पंचिंग ये कार्ड था, ठीक है, जो कि जो कंप्यूटर की शुरुआती दौर में, ठीक है, यूज होता था। शुरू शुरू में जब कंप्यूटर विकसित हुए थे, डेवलप हुए थे, उस टाइम यूज होता था। अब इन चार ऑप्शन में से 4 क्वेश्चन और बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? इन्हीं ऑप्शन में बताइए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता कौन कहलाता है? जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के फादर कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। आपको पूछ ले कि पास्कल लाइन का इन्वेंट किसने किया? पास्कल लाइन एक डिवाइस था, ठीक है, गणना यंत्र था, कैलकुलेशन डिवाइस था, ठीक है। तो उसका इन्वेंट किसने किया ना? पास्कल लाइन ने, पास्कल ने, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने किसका इन्वेंट किया था? पास्कल लाइन, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। अच्छा, ये डगलस आया नाम, डगलस नाम सुना हुआ है? डगलस एंजलबर्ट, जिन्होंने माउस का इन्वेंट किया था, ठीक, किसका?
माउस का। डगलस एंजल बर्ट ने माउस का इन्वेंट किया था। इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेव द डेटा परमानेंटली। एक वर्ड है यहाँ पे परमानेंटली, उस पर थोड़ा जोर देना, आप आपका आंसर आ जाएगा। डेटा को स्थायी रूप से सहेजने के लिए, सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ गौर करना आप परमानेंटली पर, स्थायी रूप से, ठीक है। सीपीयू, रैम, रोम और प्रिंटर, इनमें से कौन डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है, बताइए कौन कर सकता है, जल्दी से बताइए। इन ऑप्शनों में से मेमोरी जहाँ पर डेटा स्टोर हो सकता है वो तो दो ही है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस दो ही है, और बाकी एक आपकी आउटपुट डिवाइस है और एक आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका रोम। रैम जो आपका डेटा है कैसा किस तरह से स्टोर करती है, टेम्परेरी तौर पे स्टोरेज करती है। तो रैम क्या है, आपकी टेम्परेरी मेमोरी, जिसे कहते हैं अस्थायी मेमोरी, जिसे कहते हैं मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी, जिसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, जिसका अर्थ होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जाने पर भी जो डेटा है पूरा इरेज हो जाता है। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी या आपका पावर कट हो गया, ठीक है, तो आपका जो रैम में डेटा रखा होगा अस्थायी तौर पे वो आपका पूरा इरेज हो जाता है, ठीक है। रोम कैसी है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, स्थायी मेमोरी है। ये भी मेन मेमोरी होती है, लेकिन कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म तो आपको कम से कम आनी चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, सीपीयू, तीनों एक ही नाम है, ठीक है, सीपीयू ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। यहाँ एमएस ऑफिस का क्वेश्चन आया एमएस एक्सेल से। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया है आपको, लिंक्ड में कौन सा एक सक्रिय सेल का जो सामग्री प्रदर्शित करता है, यानी एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ पे दिखाई देता है, नेम बॉक्स में, रो हेडिंग में, फॉर्मूला बार या टास्क पेन। करेक्ट आंसर टाइप कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा जल्दी से। कि जो एक्सेल में एक्टिव सेल होती है, एक्टिव सेल में क्या होता है, जो भी कंटेंट रखा होता है, जो भी सामग्री रखा होती है, वो कहाँ पे दिखाई देती है। सबसे पहले बताइए आप, सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं, अगर पूछ ले आपको सेल किसे कहते हैं, तो आपका वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रो एंड इंटरसेक्शन, सॉरी, रो और कॉलम के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड क्या, सेल, ठीक है। यानी कॉलम और पंक्ति के बीच में जो प्रतिच्छेद होता है उसे क्या कहते हैं, हिंदी में बोले तो सेल, ठीक है, इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल कहाँ पे दिखाई देते हैं, फॉर्मूला बार में। काफी सारे लोगों ने आंसर किया होगा नेम बॉक्स, लेकिन नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है, सेल का एड्रेस, एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है नेम बॉक्स में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस द कंटेंट, सॉरी, एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, ठीक है। यहाँ कंटेंट की जगह आपका एड्रेस आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, नेम बॉक्स होगा। और कंफ्यूज करने के लिए यहाँ आपका एक और ऑप्शन मिलेगा, एड्रेस बॉक्स भी मिलेगा। आपके एग्जाम में एड्रेस बॉक्स जरूर होगा ऑप्शन में, अगर एड्रेस का पूछेगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करके चले जाएंगे कि ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, एड्रेस से पूछा तो एड्रेस बॉक्स हो गया, लेकिन एड्रेस बॉक्स नहीं होता है, वो नेम बॉक्स होता है। सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज, एक्सेल का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है ये आपको बताना है, ऑटो, नॉर्मल, रोमन, और ये आपका ऑप्शन रिपीट हो गया, इसको डिलीट कर लीजिए। तो 3 ऑप्शन बचे आपका सामने, वो और इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। 3 ऑप्शन में से आप बता दीजिए, इनमें से जो एक्सेल होता है, एक्सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट पैकेज होता है, जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसमें आपको बताना है एक्सेल में जो व्यू होता है बाय डिफॉल्ट व्यू वो कौन सा होता है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका नॉर्मल व्यू, ठीक है, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले आप जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस सेशन को एक बार
शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि और भी जो स्टूडेंट जुड़ सके। आपको थोड़ा टाइम मिलता है, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो जुड़ सके जल्दी से जल्दी। सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहाँ शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो कैंडिडेट है वो जुड़ सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। और जो भी कैंडिडेट नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? क्वेश्चन सिंपल है, इस इतना ही पूछा वेब ब्राउजर कौन सा है, लेकिन ऑप्शन हार्ड है, ऑप्शन कठिन है आपके सामने। गूगल, पेंट, एज और वर्ड। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? जिसके पढ़ा हुआ है पूरा वो इसका आंसर करेक्ट देगा, और जिसके नहीं पढ़ा हुआ है, जिसके रटा हुआ है, वो इसका आंसर नहीं दे सकता, गलत देगा जरूर। तो इसमें पूछा क्या है, वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसमें वेब ब्राउजर एक ही है, ऑप्शन नंबर सी किसने टाइप किया उन सबका सही है। एज, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से आता है वेब ब्राउजर, जो कि विंडोज 10 का इनबिल्ट वेब ब्राउजर है, ठीक है। विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो लेटेस्ट है, ठीक है, उसका जो इनबिल्ट वेब ब्राउजर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विंडोज 10 का इनबिल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? इन्हीं ऑप्शन में से दो, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। अब सर काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, सर गूगल सर्च वेब ब्राउजर नहीं होगा क्या? गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है, सर्च इंजन, नॉट ए वेब ब्राउजर, ठीक है। तो सर गूगल का वेब ब्राउजर आता है गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल का वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम, ठीक है। पेंट क्या है, एक एप्लीकेशन है विंडोज का, ठीक है। वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2010? आपको क्या बताना है, फाइल एक्सटेंशन बताना है एमएस पावरपॉइंट 2010 का, ठीक है। एमएस पावरपॉइंट 2010 का फाइल एक्सटेंशन बताना है, .x, .pptx, .ppt या फिर .xlsx, इनमें से आपको बताना है एमएस पावरपॉइंट 2010 का। यहाँ वर्जन ध्यान रख लीजिएगा, वर्जन 2010 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए आप, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो सबसे पहले आंसर टाइप कीजिएगा, इसका क्या होगा, .pptx। आप समझ लीजिए इसको थोड़ा कि सर pptx भी इसका ही है, पावर पॉइंट का, और .ppt दोनों ही है, लेकिन यहाँ वर्जन ध्यान रख लीजिएगा, वर्जन 2010 दे रखा है, इसलिए क्या होगा .pptx। कैसे, मैं समझाता हूँ। 97 से 2003 तक जितने भी वर्जन आए ऑफिस के, ऑफिस 97 से लेकर 2003 तक, ठीक है। एमएस ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ठीक है। उनके लिए जो एक्सटेंशन था वो था सिंपल .pptx, ppt, .doc, .xlx, ये सबके लिए, वर्ड के लिए, पावर पॉइंट के लिए और एक्सेल के लिए। लेकिन 2007 से लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 2019, यानी इसका अपग्रेडेड वर्जन है ऑफिस 365, ठीक है। 2007 से 2019 के लिए .pptx, .docx ये वर्ड के लिए, .xlx ये एक्सेल के लिए, इस तरह से ये फाइल एक्सटेंशन का यूज़ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 97 से 2003 तक एक्स का यूज़ नहीं होगा, और 2007 से 19 तक जितनी भी वर्जन है उनके लिए एक्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन एक्सेल विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन बी इंसर्टेड? एक्सेल में कौन से चार्ट डाले जा सकते हैं, आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या ऑल द अबव, कौन से चार्ट डाले जा सकते हैं एक्सेल में, ठीक है।
तो ये सभी चार्ट डाले जा सकते हैं। इसके अलावा पाई चार्ट और एक दो चार्ट और होते हैं, वो भी डाले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की क्वालिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है, ये आपको बताना है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, आपको यूनिट बतानी है, आपको इकाई बतानी है, ठीक है। पीपीएम, डीपीएम, डीपीआई या फिर एलपीएम। प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करने की यूनिट बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी, जिस किसने दिया है उन सबका सही है, ठीक है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। अब सर ये ऑप्शन, सारे ऑप्शन प्रिंट से रिलेटेड है, ठीक है, और देखे देखे लग रहे हैं। हाँ, इसका मतलब होता है पीपीएम का पेज पर मिनट, जो कि स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है प्रिंटर की। डीपीएम डॉट्स पर मिनट, एलपीएम लाइन पर मिनट, ठीक है। ये तीनों स्पीड को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। अब पीपीएम का यूज इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के लिए होता है। डीपीएम का यूज डॉट मैट्रिक प्रिंटर के लिए होता है। एलपीएम का यूज लाइन प्रिंटर के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज के सेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, निम्न में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का जिस किसी ने भी आंसर दे दिया, मैं समझूंगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसका लेवल अच्छा है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की। थर्मल प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर, इनमें से आपको बताना है लाइन प्रिंटर का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ड्रम प्रिंटर। जिस किसने भी आंसर दिया है उन सबका सही है और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब समझ लेते हैं ये ड्रम प्रिंटर कहाँ से आया, ठीक है। तो जिस किसी ने भी डीप पढ़ा है पूरा प्रिंटर को, तो उसको जरूर आता होगा। प्रिंट से बहुत, मैंने पहले भी बताया, तो प्रिंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रिंटर आपको पूछ ले तो प्रिंटर कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलो कितने, दो प्रकार के। मेनली दो ही प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आगे, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर की दो कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज, एक होती है करेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। अब इनके भी और टाइप होते हैं। करेक्टर प्रिंटर के जो टाइप होते हैं वो होते हैं आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वगैरह करेक्टर प्रिंटर के। लाइन प्रिंटर के एग्जांपल है आपके जो ड्रम प्रिंटर और करेक्ट ये बैंड प्रिंटर और ये आपको आता है चेन प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर के एग्जांपल है, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट से, इसका डिफरेंट पूछ लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है जो पुराने टाइम के प्रिंटर होते थे, जो नॉइजी होते थे, आवाज़ ज़्यादा करते थे, इनकी स्पीड स्लो होती थी, ठीक है। और क्या, इसमें पेंटिंग टेक्नोलॉजी में हैमर का यूज़ होता था। नॉन इम्पैक्ट आवाज़ कम करते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बतानी आपको, बाइट, बिट, निबल और केबी यानी किलोबाइट। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे छोटी यूनिट बतानी है आपको स्टोरेज की, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको डिजिटल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम, तो भी वही आंसर होगा जो इसका होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिट। अब बिट का फुल फॉर्म आपको आप में से कोई बताइएगा, जल्दी से टाइप कीजिएगा, बिट की फुल फॉर्म क्या होगी। तो बिट की फुल फॉर्म क्या होगी, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। आपको पता होगा डिजिटल सिस्टम है जो बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1, इसमें दो ही डिजिट का यूज होता है, 0 और 1 का, ठीक है। जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट का यूज़ होता है, वहाँ ऑप्शन आया आपका 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है मेरा, बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट का यूज़ होता है, बाइनरी लैंग्वेज को दर्शाने के लिए कितने डिजिट का यूज़ होता है, कितने डिजिट, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है।
तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2, 2। कौन से? एक तो 0 और एक 1, ठीक है, इस तरह से। अब बाइट क्या होता है? बाइट होता है 8 बिट का ग्रुप। 8 बिट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट। निबल क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निबल के बारे में ध्यान रखना आपको। 4 बिट, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको चेंज करके क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। 2 निबल इज इक्वल टू कितने होता है? 2 निबल इज इक्वल टू कितना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा 4 बिट, उसके बाद में 8 बिट, उसके बाद में 16 बिट, इस तरह से आंसर होगा। तो आप क्या करोगे? 4 बिट पे क्लिक कर दोगे और आपका आंसर सही होगा। नहीं, आपका आंसर हो गया क्या? गलत हो गया। क्यों हो गया? आपको एग्जाम में क्या पूछा है? 2 निबल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 निबल की वैल्यू होती है 4 बिट, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या 2 निबल इज इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट। तो किस तरह से भी घुमा फिरा के आंसर आपको पूछ ले, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। केबी क्या है? किलोबाइट। किलोबाइट में क्या होता है? 1024 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 केबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? मेन पेज क्या कहलाता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी काफ़ी लोग गलत करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मेन पेज, होम पेज, फास्ट पेज या सर्च पेज, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से टाइप कीजिएगा। जिस किसने भी आंसर बी टाइप किया उनका सबका सही है, होम पेज करेक्ट आंसर है। जो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। काफ़ी सारे लोग तो मेन पेज देखा, यहाँ मेन पेज कर दिए। नहीं, क्वेश्चन को समझना है। जो भी किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हो, जैसे गूगल टाइप किया आपने, तो गूगल का मेन पेज आता है, जो जिसमें एक ये सर्च बार होता है, गूगल लिखा हुआ, ऊपर गूगल का डूडल होता है, ठीक है। तो वो होता है मेन पेज, ठीक है। उस मेन पेज को कहते हैं होम पेज, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इनमें से कौन सी एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सब स्क्रिप्ट, इनमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सब स्क्रिप्ट। तो जिस किसने भी आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, उन सबका करेक्ट आंसर है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर बोल्ड सुना है, इटैलिक सुना है, अंडरलाइन सुना है, लेकिन रेगुलर नहीं सुना है। रेगुलर कहाँ से आ गई? फॉन्ट स्टाइल। तो रेगुलर क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है MS वर्ड की, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपको दिखती नहीं है, वहाँ पे शो नहीं होगी। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ही शो होगी, लेकिन ये भी फॉन्ट स्टाइल है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है सर? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, या इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपको मैथमेटिकल और साइंस के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको टाइप करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप साइंस में कोई भी फार्मूलाज टाइप कर रहे हो या फिर कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, उसमें आगे आपका H2O आ गया, तो जनरली आप टाइप करोगे तो इस तरह से टाइप होगा H2O, लेकिन ये तो रॉन्ग है। आपको टाइप करना है ऐसे H2O, इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ आपको क्या यूज़ लेना पड़ेगा? सब स्क्रिप्ट यूज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मैथ का फॉर्मूला टाइप कर रहे हो, उसमें आ गया आपका x², यानी x की पावर में 2 लिखना है, ठीक है। तो आप किस तरह से लिख पाओगे? ऐसे। लेकिन आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, x², ठीक है, इसलिए। तो इसको ध्यान रखना आप। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। EEPROM स्टैंड्स फॉर, EEPROM की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है जानबूझ के, पिछले सेशन में भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन मैंने रिपीट किया क्योंकि इसकी फुल फॉर्म काफ़ी लोगों को याद अभी तक नहीं हुई। तो जिनको याद नहीं हुई वो याद कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोटोकॉल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी में दे रखा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी में दे रखा है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी में दे रखा है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कमेंट कीजिएगा जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा इसको
जो है मिटाया जा सकता है, इरेजेबल है। यह फुल फॉर्म आ गया आपका इरेजेबल, ठीक है। इरेजेबल है, लेकिन किससे इरेज किया जा सकता है इसको, किसके माध्यम से इरेज किया जाता है इसको, तो इसको इरेज किया जाता है आपके इलेक्ट्रिक पल्सेस के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के माध्यम से इरेज किया जा सकता है, या फिर लेजर रेज के माध्यम से इसको इरेज किया जा सकता है, ठीक है। और तो आप फिर आपको ऐसा पूछ ले ईपीरोम को किस तरह से इरेज किया जा सकता है। ईपीरोम ये रही आपकी इसकी फुल फॉर्म, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी इरेजेबल है ईपीरोम। ये किस तरह से इरेजेबल होती है, तो इसको इरेजेबल करने के लिए यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से इसको इरेज किया जा सकता है, किसको, ईपीरोम को, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन ध्यान रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel 2003। आपको MS Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन बताना है, ठीक है। और जो लोग अभी से जुड़े हैं वो शायद नहीं बता पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो नहीं बता पाए तो गलत बात है, क्योंकि पूरा मैंने बता दिया है फाइल एक्सटेंशन के बारे में पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको जरूर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। .xl .xlsx .xls या फिर .pptx, ठीक है। ध्यान रखना है किसका पूछा है, MS Excel 2003 का 2003 वर्जन ध्यान रखना है, ठीक है, 2003 का पूछा है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, .xls, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बायोस स्टोर्ड इन, बायोस किस में सेव रहता है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन था बायोस के बारे में पार्ट 5 में यानी पिछले सेशन में, लेकिन वहाँ बायोस की मैंने ओनली फुल फॉर्म ही पूछी थी, बायोस स्टैंड्स फॉर, इतना ही पूछा था मैंने, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने डीप क्वेश्चन पूछा है, बायोस स्टोर कहाँ रहता है, सेव कहाँ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी। सबसे पहले बायोस की फुल फॉर्म आप टाइप कीजिए जल्दी से, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है, जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस क्या होता है कि बायोस में बूटिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बायोस में सेव रहते हैं। बूटिंग, आपका एक वर्ड आया बूटिंग, सर बूटिंग तो सुना है लेकिन बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करने की प्रोसेस, यानी कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया होती है, वो बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी कोल्ड बूट, वो एक होता है आपका वार्म बूट। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, कोल्ड किसे कहते हैं और वार्म किसे कहते हैं। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम पूरा ऑफ पड़ा है, ठीक है, पूरा बंद पड़ा है, पूरा कोल्ड पड़ा है, उसे आप ऑन कर रहे हो, ठीक है, उसे आप ऑन कर रहे हो, पूरा बंद पड़ा कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कोल्ड बूटिंग कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं वार्म बूटिंग, ठीक है। तो यहाँ आपका पूछा है बायोस कहाँ पे सेव रहता है, ऑप्शन देख लीजिए, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, CPU। बायोस स्टोर्ड कहाँ पे रहता है ये आपको बताना है। बायोस रहता है आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी अब इतना बता दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में सेव रहता है बायोस। अब इसका आंसर आपको आना चाहिए, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इनमें से कौन सा है, बताइए। दो है, लेकिन रहता कहाँ पे है, रोम में। हालांकि हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, लेकिन बायोस स्टोरेज कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी में। जो बायोस मतलब ये क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या फिर फ्रेमवेयर है, क्या है। तो हार्ड जो बायोस है वो क्या आपका फ्रेमवेयर है। फ्रेमवेयर किसे कहते हैं, रोम में जो भी प्रोग्राम में जो परमानेंटली स्टोर रहते हैं उसको कहते हैं फ्रेमवेयर। रोम में स्टोर रहने वाले परमानेंटली प्रोग्राम को फ्रेमवेयर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिस किसने भी लाइक नहीं किया अभी तक, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनमें से जो भी कैंडिडेट जो नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पेज पे नए हैं, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि और भी जो नए वीडियोज़ आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके,
ठीक है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे तेज है, सबसे तेज पूछा है, सबसे फास्टेस्ट पूछा है। इनमें से आपको बताना है सबसे तेज कौन है। डी रैम, ईपी रोम, एस रैम और हार्ड डिस्क, इनमें से बताना आपको सबसे फास्ट कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जिस किसी ने भी आंसर टाइप किया आपका सी, उन सब का करेक्ट आंसर है एस रैम, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनमें से सबसे तेज है, ठीक, इन ऑप्शन में से सबसे तेज है। काफ़ी लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर क्वेश्चन तो गलत है, क्यों, कि हमारा तो आंसर था कैश मेमोरी, कैश मेमोरी तो यहाँ आया ही नहीं। लेकिन कैश मेमोरी नहीं आया तो क्या हुआ, इनमें से पूछा आपने आपको, तो इनमें से इन 4 में से बताना आपको इनमें से फास्ट कौन है। तो आपको पूरा सीक्वेंस ध्यान रखना है, खाली कैश मेमोरी से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे ध्यान रखें, सबसे फास्ट होता है आपका मेमोरी में रजिस्टर, सीपीयू की मेमोरी होती है रजिस्टर, जो सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगी, ठीक है। उसके बाद में कैश, उसके बाद में एस रैम, उसके बाद में डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद में आपका रोम, रोम के बाद में सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, ठीक है। सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फास्ट रजिस्टर, यानी सबसे महंगा और सबसे तेज, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में एस रैम, उसके बाद में डी रैम, उसके बाद रोम, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अगर याद यही क्वेश्चन हो आपके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, निम्नलिखित में सबसे तेज कौन है, और आपका आ जाए ऑप्शन डी रैम, ईपी रोम, एस रैम, और यहाँ आ जाए हार्ड डिस्क की जगह सीपीयू, तब आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट, इनमें से सबसे तेज कौन है, और ऑप्शन यही रखे, और डी ऑप्शन को मैं चेंज करके सीपीयू किया है, डी रैम, ईपी रोम, एस रैम और सीपीयू, इनमें से सबसे तेज कौन है, जल्दी से बताइए। मैंने मेमोरी का नहीं पूछा है, मैंने पूछा इनमें से सबसे तेज कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी माइक्रो प्रोसेसर, जिसे आप प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीनों सेम ही है, तो ये सबसे तेज होता है, ठीक है। उसके बाद में रजिस्टर, उसके बाद में कैश, एस रैम, डी रैम, ये तो होगी आपकी मेमोरी, और ये हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, ये प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस नहीं सर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, किसी तरह से घूमा फिरा के आप एग्जाम पूछ ले क्वेश्चन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इनमें से कौन सा सबसे एक्सपेंसिव, कौन सा सबसे महंगा, कौन सा रजिस्टर, ठीक है। सबसे जो फास्ट है कौन, तो सीपीयू, अगर आपका नहीं दिया है, रैम के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरह से किस तरह भी एग्जाम पूछ लें तो आपको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका आंसर भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। 3.5 की जगह आपको कहेंगे मिलेगी 3.5 इंच, तो बात सेम ही है, यहाँ हाफ लिखा हुआ है और यहाँ 0.5, एक ही बात है। इसके आपको स्टोरेज बतानी, ठीक है। 700 MB, 1.44 MB, 2 GB, 4.7 GB, किसकी बतानी है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की, जैसे माइक्रो फ्लॉपी भी बोलते हैं, माइक्रो फ्लॉपी, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज होती है 1.44 MB, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है फ्लॉपी डिस्क, 3.5 इंच की आती है, एक आती है आपकी 5.25 इंच की, और एक आती है 8 इंच की, ध्यान रखना, 3.5 इंच की और 5.25, यानी 5 सही 1/4 इंच की, ठीक है, और एक 8 इंच की, ठीक है। तो 700 MB किसकी स्टोरेज होती है, 700 MB के लगभग में 750 के लगभग में होती है CD की स्टोरेज होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क की, ठीक है। 4.7 GB DVD की, ठीक है। DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर इसका दूसरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही सही है आंसर। लेकिन आपकी DVD का फुल फॉर्म पूछ ले, अगर ऑप्शन में दोनों ही हो, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। तो यह था आपका पूरा 20 क्वेश्चन का पूरा सेशन, एक
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जितने आपसे कनेक्टेड जितने भी स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, उनके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। और आगे आने वाले जो सेशन है 3-4 सेशन और आएंगे, पूरे 10 क्वेश्चन लाने का, सेशंस लाने का मेरा प्लान है। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन होंगे, और उनमें से 200 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, और 4 ऑप्शन में चारों का मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो 200 मल्टीप्लाई 4, तो आपके लगभग 800 क्वेश्चन के आसपास आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा आपका जो बन जाएगा लेवल, ठीक है। एग्ज़ाम में आप अटकोगे नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तो पिछले सेशन मैंने 5 पूरे सेशन करवा दिए, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैं ये भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट आपको देखते जाना है, ठीक है। और जो भी डाउट है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, वो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगर आपसे आपकी कोई क्वेरी हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, या सर मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है, या फिर आप चाहो तो, या फिर थ्योरिकल कराऊँ या फिर एमसीक्यूज कराऊँ, किस तरह से आप अपना रिव्यू ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।